अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चल रहे हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। और क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है अगर आपके पास यहां पर एक सिलेंड्रिकल मटेरियल है और इसके ऊपर वायरिंग कर दी गई है। तो ये सिलेंड्रिकल मटेरियल, ये जो रॉड है, इसमें क्या क्या होगा? जैसे मटेरियल विद स्मॉल एंड पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, जब कभी भी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है तो ऐसे मटेरियल को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। जब हमारी ससेप्टिबिलिटी नियर बाय 1 होती है और 1 से छोटी होती है तो उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं, और जब 1 से बहुत बड़ी होती है तो उसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। वो तीनों ही दे रखे हैं। पहला स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, दैट्स कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, स्मॉल एंड नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी देन डायमैग्नेटिक, और वेरी हाई एंड पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी दैट्स कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक, है ना। अब इसमें हमने क्या बोला है कि पैरामैग्नेटिक के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, डायमैग्नेटिक के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, और फेरोमैग्नेटिक में ह्यूज अमाउंट में होता है, डोमेन होते हैं उसमें छोटे छोटे, है ना। उसके तीनों डायग्राम मैंने यहां पर आपको बना के दे दिए हैं और इसको आप देख लेना। अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने थ्योरी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले ही डिजाइन करके रखा हुआ है और इसको देखेंगे। यहां पर इसने बोला राइट द 3 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तीनों को देखेंगे और उसके एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को। तो आप बोलेंगे पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? वीकली अट्रैक्ट करता है, लेकिन वीकली अट्रैक्ट होता है एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक रिपेल करता है लेकिन वीकली करता है, यस और नो, अगेंस्ट होता है। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसमें क्या होता है? स्मॉल और पॉजिटिव होती है, यस और नो। जाई जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। इसमें डायमैग्नेटिक में जो जाई होता है वो स्मॉलर देन 0 होगा, और फेरोमैग्नेटिक में डाई जो जाई है वो बहुत बड़ा होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन 0, है ना, या 1 से बड़ा हो। एक होता है रिटेंटिविटी, जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है? ये रिटेन नहीं करता, पैरामैग्नेटिज्म रिटेन नहीं करता। इसे हम कहां पढ़ते हैं? हिस्टेरिसिस कर्व में। वैसे तो डिलीट है आपके सिलेबस से, है ना। इसमें क्या होता है? जितना भी एरिया आता है वो लॉस का एरिया होता है, यस और नो। ये कुछ इस प्रकार है कि किसी भी मटेरियल को आपने मैग्नेटाइज करा तो वो मैग्नेटाइज होने के बाद जैसे ही मैं कनेक्शन काटूंगा तो डीमैग्नेटाइज कितनी देर में हो, है ना। तो यहां पर देखेंगे डू नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव। यहां पर क्या होता है? डू नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव, ये सेम रहता है। लेकिन यहां क्या होगा? रिटेन मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी जाओगे तो भी उसमें मैग्नेटिज्म होगा, है ना। अगर यहां पे एग्जांपल की बात करें तो एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक, बिस्मुथ डायमैग्नेटिक, और आयरन हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है। क्लियर है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, 3 नंबर में है और हमने यहां पे पॉइंट लिख दिए। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 26 है अ रेक्टेंगुलर लूप जिसका एरिया दे रखा है विद अ स्मॉल कट इज स्टेशनरी इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। If the current feeding the electromagnetic is gradually reduced so that the magnetic field decrease from its initial value 0.5 Tesla at the rate of 0.01 Tesla per second. If the cut is joined and the loop has resistance 10 ohm, then how much power is dissipated by the loop as heat? And what is the source of this power? तो वो जो थ्योरी है वो तो मैंने यहाँ पहले लिखे रखी है ताकि आपका टाइम बच जाए। न्यूमेरिकल पे चलते हैं। सबसे पहले तो बात ये बताओ कि जो पावर का फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होता है पावर का? v²/r। यहां पर हम ईएमएफ की बात करेंगे तो यहां आ जाएगा ईएमएफ का स्क्वायर/r। अगर मैं ईएमएफ की बात करूंगा तो फैराडे का लॉ क्या बोलता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही ई होता है, d∅/dt। फ्लक्स क्या होता है? ba। तो यहां आ जाता है d/dt, यहां आ जाएगा b × a। फिर यहां पर देखें एरिया को बाहर ले लीजिए और यहां आ जाएगा dB/dt। अब dB/dt आपको दिख गया होगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड और टाइम है सेकंड। तो यहां dB/dt की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, और एरिया की जगह क्या पुट करेंगे? πr²। dB/dt की जगह क्या पुट करेंगे? 0.01। यस और नो? जैसे ये ईएमएफ निकल आया वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो πr²। अब एक और चीज बताना, मैंने तो रेक्टेंगुलर लूप ले रखा है तो मैं सिलेंड्रिकल की बात नहीं करूंगा, यहां पे तो लेंथ इनटू ब्रेथ करना पड़ेगा।
है ना, आसान कर दिया उसने हमारे लिए। लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया होगा। सो हियर इट इज अगेन लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है देखना, 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100, 5 सेंटीमीटर, फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 इंटू 0.01। यस और नो, क्लियर है। अब यहां देखना ईएमएफ 0 से 0 कट गया। अब यहां देखेंगे 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -2, ये बनेगा। अब यहां ईएमएफ आ गया आपके पास 5 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। क्या इस वैल्यू को उठाकर मैं इसमें डाल दूं तो आंसर आएगा कि नहीं? अब देखो पावर, इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, जो उसने पावर मांगी थी वही निकल आएगी। तो पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, 5 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10 ओम। कैलकुलेशन कर सकेंगे कि नहीं? तो यहां पर देखना पावर हमारे पास कितनी बनेगी, 5 का स्क्वायर 25, और यह आ जाएगा माइनस में 5 2 जा 10 और अपॉन 10, तो आंसर आ रहा है 2.5 10 की पावर -10 वॉट। ये हमारे पास पावर निकल आई। यस और नो, यस और नो, क्लियर है। तो इसी के साथ ही ये आंसर भी खत्म होता है। लेकिन उसने एक और चीज बोली, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर। तो इसमें देखेंगे द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। यस और नो। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव द करंट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, so the energy originate from the external power supply feeding the electromagnet, so the agent doesn't work, the agent does work to change the magnetic flux over time। कहने का तात्पर्य है कि जब जब चेंजेस आते रहेंगे तब तक ईएमएफ जनरेट होता रहेगा। यस और नो। सो चेंज इन फ्लक्स यहां का रूट कॉज होगा। यस और नो, क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के समक्ष है, जिसमें लिखा है रजिस्टर ऑफ 100 ओम। और रजिस्टर ऑफ 100 ओम, हमें एक रजिस्टर की वैल्यू दे दी गई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है 100 ओम। कैपेसिटर की वैल्यू दे दी गई है जो कि है 100 अपॉन पाई 10 की पावर -6। कनेक्टेड इन सीरीज हमें वोल्टेज दे दी गई है जो कि 220 वोल्ट है। हमें इसी के साथ ही फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 50 हर्ट्ज की। एसी सोर्स है, इसका मतलब ये जो वोल्टेज है वो आरएमएस होगी कि नहीं? अरे बोला था ना, कभी भी एसी सोर्स दिया हो और अगर एक वैल्यू दे रहा हो वोल्टेज की तो वो वैल्यू आरएमएस मानी जाएगी अपने आप, रूट मीन स्क्वायर। क्लियर है। अगले देखते हैं। ए पॉइंट में क्या निकालना है, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। मुझे एक बात बताना, इस डाटा को देख के क्या नजर आ रहा है, आर एल सी ये 3 सर्किट होते थे, तो आर और सी ये 2 सर्किट आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आर और सी, अगर मैं यहां पे जेड की बात करूं, इंपेडेंस की बात करूं, तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहां कैपेसिटर अगर लगा हो, ये रेजिस्टेंस है और यहां कैपेसिटर है और यहां पे लगा हुआ है एसी सोर्स, तो मुझे बताइएगा यहां रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, तो इसका रिएक्शन होता था आर, इसका रिएक्शन होता था एक्सी। इन दोनों का रिएक्शन मिला के क्या आता था, इंपीडेंस। ये यस और नो। अगर मैं एक्सी की बात करता हूं तो एक्सी हमारा क्या होता था, 1 में ओमेगा सी, ये होता था। अगर मैं ओमेगा की बात करता हूं तो ओमेगा क्या हो जाता था, 2 पाई एफ। यस और नो। अगर मैं यहां पर आगे बात करूं, ओमेगा की वैल्यू को पुट करें तो 2 पाई एफ सी, एक्सी निकल आएगा कि नहीं? अब एक्सी की वैल्यू हमें दे रखी है यहां पर, तो एक्सी की वैल्यू हम आराम से ले सकते हैं 2 पाई, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर -6। पाई ने पाई को मार दिया। अब आप ध्यान से देखना, यहां पर 50 इंटू 2 100 आ जाएगा, फिर इंटू में 100 आ जाएगा, फिर इंटू में 10 की पावर 6 आ जाएगा, तो 10 की पावर 6, तो 6 जीरो तो ऊपर आ गए, 1 2 3 4 5 6, 4 जीरो नीचे हैं, कितने बचे, है ना, इन 4 ने इन 4 को मार दिया। ये नीचे 5 लिख दिया मैंने गलती से, है ये 4 ही। अब कितना बचेगा हमारे पास, 100 आया कि नहीं आया, एक्सी, एक्सी की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अब यहां पर देखना रेजिस्टेंस भी 100 दे रखा है और एक्सी की वैल्यू भी 100 आ गई है, तो यहां पर 100 का स्क्वायर फिर 100 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर को टॉफी मान लो, एक टॉफी और एक और टॉफी, 2 टॉफी हो जाएगी, तो 2 टाइम्स ऑफ 100 का स्क्वायर हो जाएगा जेड। अब आप ध्यान से देखना, 100 को बाहर ले लो और रूट में आ जाएगा 2, जेड निकल आया कि नहीं? लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, करंट की वैल्यू चाहिए। करंट कौन सा, आईआरएमएस। करंट कौन सा चाहिए,
सिंपली ओम्स लॉ लगा दो, आंसर खत्म। तो वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, ये बनेगा। वी आर एम एस कितना दे रखा है 220, आई आर एम एस निकालना है, जेड की वैल्यू निकाल चुके हो जो कि क्या आ रही है 100√2। इसको नीचे ले आइए, 220 अपॉन 100√2 जो कि क्या आ गई है आई आर एम एस आ गई है। इसने इसको मार दिया तो 2.2 अपॉन में √2, 2.2 अपॉन में √2 लिख ही नहीं रहा, छोटा करता हूं। हो जा भाई हो जा, ये तो जम गया। अच्छा इतना प्यार से कर रहा हूं तो भी नहीं हो रहा। कोई मच्छर तो नहीं बैठ गया क्या? अरे अब तो बिल्कुल ही चला गया। चलो ठीक है, देखो भाई देखो, इतना छोटा समझ में आ रहा है, दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। यहाँ पे देखो 2.2 अपॉन में √2, ये कितना हो जाएगा मेरा IRMS, यस और नो? अब इतना होने के बाद बताना, हमने पहला क्वेश्चन कर दिया, फिर अगला क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द VRMS अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर। को ये मत सोचना VRMS तो दे रखा है, पागल बना रहे। वो बोल रहे कि अलग अलग बताओ भाई, रेजिस्टेंस पे अलग बताओ और उस पे कैपेसिटेंस पे अलग बताओ। मुंह में हाथ मत दे। सो यहां पर देखेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस पर, अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अगेन V इज इक्वल टू IR, ये लगाओगे कि नहीं? अब देखना आपके पास VRMS की वैल्यू है, आपके पास IRMS की भी वैल्यू है, यस और नो? आपको VRMS किस पे निकालना है, रेजिस्टेंस पे निकालना है, तो इसे VR लिख दूं तो ज्यादा बढ़िया, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हमें VR पर पोटेंशियल बताना है तो इसे लिख देते हैं VR इज इक्वल टू IRMS, यही करंट जाएगा ना इसमें, और वही करंट आगे किस में जाएगा, कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर में, सीरीज अरेंजमेंट है। तो IRMS इनटू में क्या हो जाएगा Z। अब मुझे बताना IRMS कितना निकाला, 2.2 अपॉन √2, Z की वैल्यू कितनी निकाली 100 टाइम्स ऑफ √2, यस और नो? कट गया कि नहीं? अरे बोलो ना, कट गया। तो यहां पर देखेंगे आप √2 से √2 कट गया। अच्छा Z की वैल्यू 100√2, तो यहां पर कितना आ जाएगा मेरा 2.2 इंटू 100, तो यहां पे 220 आ रहा है ना? ऐसे आप XC के लिए काम करते हैं। अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस के बाद कैपेसिटेंस की बात करता हूं तो यहां क्या हो जाएगा मेरा VC क्या होगा मेरा IRMS इनटू में Z यहां पर क्या होगा। अच्छा एक और चीज देखना, समझना मेरी बात, अगर मैं R पे निकाल रहा हूं तो I इंटू R लूंगा ना, Z थोड़ी ना लूंगा, Z तो कंबाइन है। तो यहां पर हमें हटा देना चाहिए इस वाले पोर्शन को, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस रखना चाहिए। तो इस Z की जगह हमें रेजिस्टेंस रखना है। तो IRMS आ गया 2.2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 100, सिर्फ 100 आई है। IRMS की वैल्यू कितनी थी 2 अपॉन √2, अब कितना हो जाएगा आंसर 220 अपॉन √2। क्लियर है? अब यहां पर आना, अब अगर कैपेसिटेंस निकालने वोल्टेज का तो IRMS इनटू में यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास XC, इसका इंपेडेंस क्या होता है XC, ये हो जाएगा XC। तो अब IRMS की वैल्यू कितनी है 2.2 अपॉन √2 और XC की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 100 ओम, सेम आएगा कि नहीं? तो ये भी 220 वोल्ट अपॉन में क्या हो जाएगा √2, दोनों सेम आ रहे हैं। यस सर। अब दोनों का पोटेंशियल आ गया। अब आगे पूछता है वो, डू यू फाइंड दैट अलजेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज कितना है यहां पर 220 वोल्ट। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो डीसी में हम क्या काम करते थे, डायरेक्ट सप्लाई जहां होती थी, जहां एसी नहीं होता था, वहां इन दोनों का सम बराबर ही आता था कि नहीं? yes. लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। देखो सम करके देख लो, अगर आप टोटल नेट पोटेंशियल की बात करें तो VC और VR प्लस करके देख लो, तो यहां पर 220 अपॉन √2 और यहां पर भी आ जाएगा 220 अपॉन √2, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 220 अपॉन √2 जो कि हो जाएगा 440 अपॉन में √2। अब आप इसकी कैलकुलेशन करके देख लो बेशक, क्या 220 वोल्ट आएगा? √2 की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेट करके बताओ, 1.414 होती है ना, बताना कितना आ रहा है, 300 समथिंग आएगा आंसर, कैलकुलेट करके दे दो जल्दी। तो इसका मतलब यह हुआ कि 220 वोल्ट की भले ही एसी में सप्लाई हो, लेकिन आंसर तो उससे ज्यादा आ रहा है टोटल पोटेंशियल का। तो ऐसा LCR सर्किट या RC सर्किट में हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऑल्टरनेट करंट के कारण होता है। क्लियर है? कितना आया आंसर?
311.1, तो इसका मतलब 220 से ये ज्यादा है, तो आप लिख देंगे यस इट इज ग्रेटर देन 220 वोल्ट बिकॉज ड्यू टू द ऑल्टरनेट करंट सप्लाई। क्लियर है इतना? अगले पर चलते हैं, यहां तक ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला है नेम द डिवाइस विच जनरेट एसी, नेम द डिवाइस विच जनरेट एसी वोल्टेज। डायग्राम से समझ में आ गया होगा किसकी बात कर रहे हैं। एंड स्टेट द वर्किंग ऑफ दिस डिवाइस विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो डायग्राम बना दिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और बीच में होती है कॉइल। इस पे भी हमने काफी काम किया था। तो यहां से मैग्नेट फील्ड जाएगी, इस पे टकराएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा, यस और नो। अब वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा उसकी वजह से हमारा जो भी फ्लक्स आएगा बी ए कॉस थीटा होता है। अब जो थीटा है वो एंगुलर है, तो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। ऐसे करते थे ना। और फाई आपके पास आ गया ओमेगा टी, तो उसका डिफरेंशिएट कर दोगे तो ईएमएफ आ जाता था, यस और नो। बुक का ही है, दोबारा कर रहे हैं, फिर भी बता देता हूं, देख लो। ये थ्योरी तो आप पढ़ते रहोगे। यहां पर देखना, फ्लक्स आता था NBA cos थीटा, ईएमएफ सेकंड लॉ क्या हो जाता था, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो फाई को हम लिखते थे NBA cos थीटा। अब यहां पे देखना, cos थीटा को ओमेगा टी लिख लेना, है ना। ये हटा दो, मैं अपना करता हूं यहां से। देखो हम लोग क्या करते थे, गायब ही हो गया। अब यहां पर फ्लक्स जो होता था वो होता था मेरा BA cos थीटा, है ना। अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करता हूं तो जो टोटल फ्लक्स होता था नेट फ्लक्स एन रोटेशन के लिए NBA cos थीटा। अब जो थीटा है ड्यू टू द एंगुलर प्रोफाइल वो हो जाता था ओमेगा टी, तो जो नेट फ्लक्स है वो हो जाता था NBA cos ओमेगा टी। उसके बाद देखें, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ईएमएफ आ जाएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फेरेडे लॉ लगाते थे, माइनस इसका डिफरेंशिएट करते थे, NBA cos का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा। फिर यहां पर देखें माइनस माइनस प्लस होता है, NBA ओमेगा यहां होता है साइन ओमेगा टी। ये मेरे पास जनरल कंडीशन आती थी, है ना। इसका क्वेश्चन कल की क्लास में भी किया था। अब यहां हम क्या बोलते थे, अगर मुझे ईएमएफ को मैक्सिमाइज करना है, इसको ई नॉट बोलते थे, तो हम क्या करेंगे, जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू है उसको 1 बना देंगे, यस नो। मतलब ओमेगा टी 90 डिग्री हो जाना चाहिए, तो इसको 1 बना दोगे तो वैल्यू मैक्सिमम की क्या आएगी, NBA ओमेगा, यस नो। अब इस NBA ओमेगा को उठाकर सीधे यहां रख दो, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाती थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी वैल्यू को हम क्या बोलते थे, इधर ये इंस्टेंटेनियस होगी, इधर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी और इधर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, यस और नो। तो एक तरफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक तरफ मैक्सिमम वैल्यू। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम कर चुके हैं, यही पढ़ते थे कि नहीं। बाकी तो सब मैंने ड्रॉ करके दे ही दिया है, वो आप देख लेंगे। डन, आगे वाले पार्ट पे बढ़े, है ना। स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही क्योंकि खिंचवाना है। संडे वाले दिन जो भी टेस्ट होगा उसमें इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी, ये आपकी हेल्प ही हो रही है। डन, और सभी को आना है, कोई छुट्टी ना मारे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा था, प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल सेटअप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टन्स एंड ट्रांसफॉर्मर रेशो। ये क्या होता है, देखो ट्रांसफॉर्मर रेशो कभी भी आ जाए तो इसका अर्थ क्या होगा। ये सब डीओई का ही है, पिछले साल आया हुआ था। मिड टर्म का पेपर 8वीं क्लास तक तो आ गया है, मैंने कल ही देखा है, लेकिन 8वीं से 12वीं का भी मिड टर्म का नहीं आया है। लेकिन ध्यान से समझना, जैसे ही इस साल के पेपर आ जाए वो सारे कर लेने डीओई के। डन। सो यहां पर देखो, प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल सेटअप ट्रांसफॉर्मर, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारी कॉइल होती है। अब यहां एसी सोर्स है और यहां सेकेंडरी सोर्स है। अब इसने क्या बोला, प्राइमरी कॉइल ऑफ, पहले मैं आपको ट्रांसफॉर्मर रेशो बता दूं, इसको के से डिनोट कर लो। जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है इसे के से डिनोट कर लो। जब कभी भी आपके नंबर आते हैं, मान लो 20 में से आपके 18 नंबर आए तो 18 ऊपर रखते हो और 20 नीचे, आउटपुट ऊपर रहता है, इनपुट। यहां पे बताना यहां आउटपुट क्या है, ये वाला पार्ट आउटपुट है और ये क्या है, इनपुट है।
है ना। तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही इसका रेशो माना जाता है। अगर मैं नंबर ऑफ वाइंडिंग की बात करूं तो नंबर ऑफ वाइंडिंग इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइंडिंग इन प्राइमरी कॉइल। तो ये ऊपर वाला आउटपुट है और ये इनपुट है। अगर इसी को मैं वोल्टेज की टर्म में बात करूं तो पोटेंशियल इन सेकेंडरी अपॉन पोटेंशियल इन प्राइमरी। अच्छा ये बराबर होते थे, ये तो पता ही है ना। मैं जितने नंबर ऑफ वाइंडिंग उतने नंबर ऑफ वोल्टेज। ये सुनो, अगर मैं यहां पर K की वैल्यू की बात करूं तो K की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 100, तो K की वैल्यू को 100 पुट कर दिया। अब यहां देखना प्राइमरी कॉइल के अंदर 100 टर्न है तो NP दे रखा है, NS निकालना है। तो NP कितना दे रखा है हमें 100, तो NS कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा कि नहीं। तो नंबर ऑफ वाइंडिंग सेकेंडरी में आ गई। उसके बाद अगले पे चलते हैं। द इनपुट वोल्टेज ऑफ पावर 220 वोल्ट एंड 1100 वॉट रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द। पहले तो मैंने नंबर ऑफ टर्न्स निकाले थे, अब मुझे करंट निकालना है। तो सेकंड पार्ट पे करंट निकालना है तो वीआईपी वाला फॉर्मूला लगा लो। वीआईपी पावर का फॉर्मूला होता था कि नहीं, अरे बोलो ना। अब मुझे करंट किस में निकालना है प्राइमरी कॉइल में। तो यहां पर देखना है ये पोटेंशियल भी प्राइमरी का होगा, करंट मुझे प्राइमरी का निकालना ही है और पावर प्राइमरी की दे रखी है। इनपुट वोल्टेज प्राइमरी की क्या दे रखी है 1100, वोल्टेज प्राइमरी में कितनी दे रखी है 220, तो 220 इनटू में करंट और यहां आ जाएगा 1100। तो देखो ये भी सॉल्व हो गया है ना। ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से अगर डेरिवेशन वाला अगर कॉन्सेप्ट लिखित में नहीं आता, थ्योरी पार्ट नहीं आता तो न्यूमेरिकल तो जरूर डालते। अब यहां देखना 11 2 जा 11 10 जा, आंसर कितना आ गया 5 एम्पियर। तो आपने ए पार्ट भी कर दिया और बी पार्ट भी कर दिया, ठीक है। ये तू मेरी वॉइस ना बीच में रिपीट मत करा, मुझे पता है तू नहीं समझ रहा। होता है ना जनगण मन गाने वाले जिनको नहीं आता है करते रहते हैं बीच में, वही वाला हिसाब है भाई तेरा। चल देख ले। द वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड, अटेंडेंस लगाता है हर क्वेश्चन के पीछे कि हाँ आ गया, हाँ आ गया। yes, चलिए यहां देखो द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। अब अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो K इज इक्वल टू VS अपॉन में VP। तो K की वैल्यू है 100। अब मुझे बताना क्या निकालना है, मुझे सेकेंडरी कॉइल VS निकालना है। VP कितना है, अरे VP कितना है VP है 220। अब यहां पर देखेंगे 220 आया तो 100 इंटू 220 कितना हो गया सेकेंडरी में 22,000 वोल्ट। यस और नो, समझ में आया, आसान था कि नहीं, यही आएगा पेपर में। ठीक है आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, हाँ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ गए। अब तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, आई थिंक कैमरा दिख रहा है ना सारा, हाँ दिख रहा है। अब देखो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में क्या मैं रामायण पढ़ूं, सीधी सी बात है, देख के पता लग रहा है कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, वो तो गॉस लॉ होता था यार। नॉर्मल फ्लक्स का फॉर्मूला ई वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर, ई वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर। चलो देखो, तो मैं ये नहीं पढ़ रहा, मैं सीधे न्यूमेरिकल पे चलूं। चलो लेट्स सी, पहला न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, एंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर द पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव। ये बोलते हैं जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी और जब x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 लोगे तो नेगेटिव हो जाएगी। फिर बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ लेंथ 20 सेंटीमीटर। चलो मान लेते हैं ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, बना दिया। अब इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में यहां पर बीचों बीच ओरिजिन बना दिया, मान लेते हैं, है ना, ये एक्सिस हो गई। अब क्या बोलते हैं, इसकी लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, ये भी मान ली इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फिर क्या बोलते हैं, इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस सो दैट वन फेस इज, एक्स की वैल्यू एक बार आ रही है +10 सेंटीमीटर और एक बार एक्स की वैल्यू आ रही है -10 सेंटीमीटर। द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो देखना, बात समझना, इसका एरिया वेक्टर तो इधर बनेगा, यस और नो, इसका एरिया वेक्टर इधर बनेगा, लेकिन इसका एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दाएं बाएं घूम रही है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये वाली सरफेस, इस सरफेस को 3 मान लो, इसे 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। 3 की वजह से तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, ये तो पता ही होना चाहिए। इस 3 की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, यस और नो। अगर मैं यहां पर बात करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 की, तो यहां आ जाएगा ई वेक्टर और इनटू यहां आ जाएगा एरिया वेक्टर, ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अगर मैं यहां पर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में एक्स जब स्मॉलर देन 0 जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखी है उसने, -200 नेगेटिव में आई कैप, यस और नो। एरिया वेक्टर इधर लगेगा, एरिया वेक्टर कितना लगेगा, पाई आर स्क्वायर ऑफ माइनस आई कैप, यस और नो। यही चीज उधर हो जाएगी पॉजिटिव में, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये आ जाएगा 200 इंटू पाई आर स्क्वायर, आई कैप 1 हो गया, फ्लक्स 1 निकल आया। अगर आप ध्यान से देखो तो फ्लक्स 2 भी तो यही आएगा, वहां पे तो आई कैप पॉजिटिव दोनों ही हो जाएंगे और वैल्यू सेम रहेगी। अब मैं क्या बोलूं तुझे, चल यहां देखो, नहीं काश ये कैमरा ना ऑटोमेटेड रोटेट होता, फिर शक्ल दिखाते हैं। चलो यहां देखो फ्लक्स 2, तेरे पे कमेंट मारूंगा तो दुनिया सोचेगी कि सारे यहां ऐसे तो नहीं पढ़ते, इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं, सब पढ़ रहे हैं, एक तू ही है, दाढ़ी है नहीं, दाढ़ी पे हाथ बना रहा है। चले यहां देख लो फाइव 2, मैं वैसे ही कमेंट कम मारता हूँ, मजाक वैसे ही नहीं करता रिकॉर्डिंग में, कहीं कुछ बोल दिया चिकना बॉय विकना हो तो वायरल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बोल दिया तो अरे बस तो नाम थोड़ा ना लिया भाई। चले देखो भाई, अरे बस 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 बस। अब फाइव 2 की बात करते हैं, फाइव 2 में भी सेम आएगा, फाइव 2 में भी आएगा 200 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो नेट फ्लक्स की बात करेंगे, नेट फ्लक्स की बात करेंगे, नेट फ्लक्स, नेटफ्लिक्स मत समझ लेना भाई। हाँ आ गए, देखो वो भी भावनाओं के साथ नाम ले रहे हो। चलो यहां देखो, यहां जगह ट्वाइस ऑफ, 2 बार आ रहा है ना, दोनों को ऐड करेंगे, 200 इंटू पाई आर स्क्वायर, यस और नो। अब यहां पर देखना 200 इंटू 2, पाई की वैल्यू एज इट इज रख लो। अभी रेडियस कहां गया, रेडियस कहां गया, 5 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन में क्या कर देंगे 100, मीटर का ध्यान रखना। तो यहां पर देखेंगे 2 इंटू 200, 25 बाहर, पाई यहां और नीचे आ जाएगा 2 बार 100। क्लियर है यहां तक, 2 बार 100। अब बस कैलकुलेशन करनी रह गई, 2 2 जा 4 और 4 इंटू 25, अभी आ रहा हूं बेटा रुक जा। यहां पर आ जाएगा इंटू में पाई और यहां आ जाएगा 100, फिर आ जाएगा 100। तो आप देखना यहां तो आंसर निकल ही रहा है ठीक ठाक, इसने इसको मार दिया, इसने इसको, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो आंसर कौन सा होना चाहिए, ए। हो गई कैलकुलेशन, ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पर। तो समझ में आया ये वाला केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कोई 30 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें बोला है कि एक जैसे स्फेयर होते थे ना हमारे, यहां देख लें, वैसे यहां पर क्यूब है और क्यूब की एक फेस ले रखा है हमने, क्यूब का क्या ले रखा है हमने, एक फेस ले रखा है। अब मुझे बताना अगर ये पूरी क्यूब होती तो इसके कितने फेसेस होते, 6 में क्लोज्ड फिगर में गॉस लॉ क्या कहता था, अगर हमारे पास ये क्लोज्ड फिगर होती थी तो गॉस लॉ क्या बोलता था क्लोज्ड फिगर में कि फ्लक्स जो होगा इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 6 पर 6 फेसेस पर लगने वाला फ्लक्स ये रहा, तो मुझे ईच फेस, एक फेस पे चाहिए तो वो क्या हो जाता था, बस यही फॉर्मूला लगाना है इसमें, हो गया। तो यहां पर देखना हमें फ्लक्स निकालना है, तो यहां आ जाएगा 1/6 क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1/6 क्यू चार्ज कितना है 10 माइक्रो, 10 की पावर -6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, 10 की पावर -12। कैलकुलेट करेगा कोई फ्लक्स, फटाफट मुझे बताइए क्या आ रही है वैल्यू। इसने क्या बोला, फिगर दिख रही है, फिगर में एक ही फेस है, एक फेस की वजह से कितना फ्लक्स लगेगा बताइए। हाँ हाँ तभी तो मिडल में लिया, होना ही मिडल में चाहिए। तो आपने कैलकुलेशन कर ली है और इसका आंसर आपके सामने क्या आ रहा है
1.88 10 की पावर 5, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आगे बढ़े, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 का ही थर्ड पार्ट। क्या लिखा हुआ है? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस इक्वल टू 0। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया, सरफेस एरिया पे पड़ रही है? अगर वो 0 है तो उसका अर्थ क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। जब हम गॉस लॉ में पढ़ते थे बीडीएस 0 मैग्नेटिज्म वाला पढ़ते थे कि नहीं, उसमें क्या निष्कर्ष निकालते थे कि जितने भी मटेरियल है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही है। अब ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा होगा। सी, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। यस और नो? खत्म, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाई, अबे तेरी सोच को दाद देनी पड़ेगी फिर तो। सही तो है लॉजिक। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 30। ये मैंने टाइप करे हैं भाई। हाँ बस, हाँ चलो देखे, तुक्के मत मारो। कह रहे 4 टॉपिक, चारों में से किसी का तो ठीक होगा। अगला देखो भाई, अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, जो कि 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहीं से हमारा आंसर मिलने वाला है और बस यहीं पे खत्म हो गया पार्ट। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? कितना चार्ज कितने एरिया पर आ रहा है? ऐसा नो, कितना चार्ज कितने सरफेस एरिया पर आ रहा है। तो सिग्मा की वैल्यू 80, माइक्रो लिखा है तो 10 की पावर -6। एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहां क्या आ जाएगा? क्यों? यस और नो? अब इसकी वैल्यू की कैलकुलेशन करके दो मुझे। 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 पाई 3.14, रेडियस है 1.2 स्क्वायर। बताइए क्या आ रहा है आंसर? कैलकुलेशन करके दो, इसको छोड़ देना बस, माइक्रो में ही आएगा ना आंसर सारे। कितना आ रहा है आंसर बताइए? देखा भाई, करके दिखा। अभी भाई कैलकुलेटर से ही दे दो, कोई बात नहीं तो तुम तो घंटों लगा दोगे पेपर पूरा है। 80 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2, तो 1.4469 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम, तो 1.446। तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर कौन सा बनना चाहिए? अब यहाँ पे तो माइक्रो कूलम एक ही है, बाकी सब मिली कूलम में भी दे रखा है। तो यहाँ पे 1.44 आ रहा है ना, तो माइक्रो वाले ये वाला हो सकता है कि नहीं? अरे सिग्निफिकेंट फिगर, अरे देखो भाई, 10 की पावर -6 मैंने छेड़ा ही नहीं, वो माइक्रो है ना। अब ये तो हो गया माइक्रो। अब इसको वैल्यू को राउंड ऑफ कर लो ना, ये 6 है ना, 5 से बड़ी है तो पिछली वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 1.45 माइक्रो कूलम आ रहा है ना, आ तो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। इतनी जल्दी टाइम हो गया? नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो भाई, 4 मिनट है अभी। क्या हुआ? एक क्वेश्चन और कर लो। रो देख, अबे रो रानी मत करो, एक क्वेश्चन बस। अरे एक क्वेश्चन, चलो इसका आंसर आपने दे दिया तो छुट्टी, नहीं दिया तो एक और क्वेश्चन। घोचू हो, पढ़ तो लो। इसने बोला एन डाइपोल है एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर में। एन डाइपोल का मतलब क्या समझता है? स्टोरी नहीं सुनाई थी एन डाइपोल में? अरे एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है ना। अब तो शादी करेगा तो क्वालिटी बीवी की बराबर मांगेगा ना, जितना मैं पढ़ा लिखा हूं उतना ही वो। लेकिन तू पढ़ा लिखा होगा तो देखना पड़ेगा कितना होगा। तो यहां पर देखेंगे अगर प्लस चार्ज है तो माइनस क्यों होगा, तभी तो डाइपोल बनेगा। अब यहां पर ऐसे एन डाइपोल आ जाए तो उनका सम कितना होगा ये बता दे। 0। तो एंक्लोज चार्ज का सम कितना हुआ? 0। एंक्लोज चार्ज 0 हुआ तो फ्लक्स कितना हुआ? 0। बस तुम्हारा फेवरेट नंबर है ना ये 0। ये कहां से बता दीजिए? डी। तो फ्लक्स हो गया 0। तूने बी बोला था। डी बोला, मैंने डी बोला। डी फॉर डब्ल्यू। एक क्लास कर, चलो ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, बाकी मिलेंगे
अगली क्लास में। बाय।